तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस, NO3 माइनस एंड NH4 पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो हम लोग को पास तीन कंपाउंड्स दिए गए हैं, एक है हमारा NO2 पॉजिटिव, एक है हमारा NO3 नेगेटिव और एक हमारा है NH4 पॉजिटिव। और हम लोग को बताना है कि इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय ट्राइंग टू मेक द स्ट्रक्चर्स। ओके इन सब का स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं। NO2 प्लस का जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग का कुछ इस तरीके से बनता है। ओके NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बना है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। O यहाँ पॉजिटिव चार्ज और NH4 पॉजिटिव का अगर जब मैं स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पॉजिटिव। ओके तो ये स्ट्रक्चर्स हो गए हैं हमारे NO2 माइनस, NO2 प्लस, NO3 माइनस एंड NH4 पॉजिटिव के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनका स्टेरिक नंबर निकालते हैं। सबका स्टेरिक नंबर अपन लोग निकाल देते हैं। तो जब मैं स्टेरिक नंबर निकालता हूँ NO2 प्लस का तो इसका क्या आता है, 2 ऑक्सीजन से। स्टेरिक नंबर होता क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स जिससे कि वो बॉन्डेड है, एटम्स बॉन्डेड जिससे कि सेंट्रल एटम बॉन्डेड है, उससे कितने नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ओके ये हमारा स्टेरिक नंबर निकालने को फायदा देता है। स्टेरिक नंबर पहले वाले का निकाले जब हम NO2 प्लस का तो क्या आएगा, 2 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है तो ये हो जाएगा 2 प्लस कोई लोन पेयर नहीं है तो 0, तो इसका हो जाएगा 2। ओके अब NO3 माइनस का निकालते हैं तो NO3 माइनस का स्टेरिक नंबर जो रहेगा वो रहेगा 3 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है तो हो गया 3 और इसके ऊपर कोई भी एटम्स लोन पेयर नहीं है तो ये हो जाएगा +0 इज इक्वल्स टू 3। NH4 पॉजिटिव की बात करें तो 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, इसका स्टेरिक नंबर निकाले तो 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है नाइट्रोजन तो हो जाएगा 4 प्लस कोई लोन पेयर नहीं है तो 0, तो इसका हो जाएगा 4। ओके अब बात हम इसकी क्या करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग इसके हाइब्रिडाइजेशन की। ओके हाइब्रिडाइजेशन। ओके अब हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो सबके हाइब्रिडाइजेशन की बात इस तरह से करेंगे कि 2 के करस्पॉन्डिंग n का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp। ओके 3 के करस्पॉन्डिंग NO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2। और 4 के करस्पॉन्डिंग NH4 को पॉजिटिव का वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ओके तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लीनियर होता है। ओके ये हमारा ट्रायगोनल प्लेनर होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, और लास्ट होगा हमारा टेट्राहेड्रल, जस्ट इन केस। ठीक है आपकी नॉलेज के लिए। तो इसका आंसर sp sp2 n, तो NO2 प्लस NO3 माइनस NH4 पॉजिटिव हो जाएगा sp sp2 sp3। तो ऑप्शन सी हमारा इसके हिसाब से हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके थैंक यू गाइस। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है द ज्योमेट्री ऑफ H2S एंड इट्स डाइपोल मोमेंट आर। हमें H2S की ज्योमेट्री और उसका डाइपोल मोमेंट बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हमें उसके लिए। ऑप्शन 1 इज एंगुलर एंड नॉन जीरो, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है एंगुलर एंड जीरो, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है लीनियर एंड नॉन जीरो, एंड ऑप्शन 4 में दिया हुआ है लीनियर एंड जीरो। ठीक है, तो ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है हमें H2S की। ठीक है, तो वो क्या होगी, सबसे पहले हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगी वो, सेंट्रल एटम जो है हमारा सल्फर, उस पर कितनी उसकी वैलेंसी होगी 6 प्लस हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू उस पर वैलेंसी होती है 1। ठीक है, अपॉन में 8, ये हो जाएगा हमारे पास जाएगा 6 प्लस 2/8 यानी कि 8/8 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर 1 है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब ये एंगुलर स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, अब ये एंगुलर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा,
ये बनेगा, यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा ये ऐसे और हाइड्रोजन ऐसे आ जाएंगे, ये आ जाएगा H2S। ठीक है, अब हमें बताना है इसका जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट कैसे मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट ऊपर जा रहा है दोनों का, क्योंकि सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा यानी पॉजिटिव वैल्यू यानी कि नॉन जीरो होगा, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज नॉन जीरो एंड एंगुलर, राइट। थैंक यू। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि जो ज्योमेट्री है और टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन है अबाउट द सेंट्रल एटम इन BF3। सो जो BF3 है उसका हमें ज्योमेट्री बतानी है, क्या ज्योमेट्री होगी, और उसके अंदर हाइब्रिडेशन बताना है कि उसका क्या हाइब्रिडेशन होगा। तो हम ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन कैसे बनाएंगे, पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हमें बता सकते हैं उसकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो बोरोन के अंदर देखें, तो बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 वैलेंसी होती है। तो बोरोन की 3 वैलेंसी होने के कारण इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लग सकते हैं, कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 3। तो 1 2 और 3, ये हमने BF3 का स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसके अंदर 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने बॉन्ड बना लिया, तो इसके अंदर कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई लोन पेयर नहीं आएगा। तो इसकी अगर हाइड्रेशन देखें तो sp1p2, तो इसकी हाइड्रेशन क्या हो गई, sp2 हाइड्रेशन। और अगर शेप देखें तो शेप क्या आ रही है इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ रही है इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर हो गई। और जो एंगल है ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। इसी तरह ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो BF3 के अंदर है वो sp2 हाइब्रिडेशन होती है और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर, और हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp2। तो आंसर क्या हो गया, B। थैंक यू। In this question, it is telling that which one of the following compounds has sp2 hybridization. Okay, so we have to find the hybridization. So we can use the formula, that is the steric number. We can find it, that is half into number of valence electrons plus number of monovalent atoms minus cationic charge and plus anionic charge. All right. So the first option we are having is about CO2. Okay. So let us apply the steric number and find out the hybridization. So half into valence electrons of the central metal atom. So valence electron of carbon here is 4. Okay, there are no monovalent atoms. Okay, no cationic charge, no anionic charge. So the value comes out to be 2. That means it is sp hybridization. Okay, coming to the next one, that is regarding SO2. Okay, for SO2, if we find the steric number, it comes out to be half into valence electrons of sulfur, that is 6. No monovalent atoms are there. Okay, no charge is there, so clearly the value becomes 3. That means it is sp2 hybridization. Okay, now let's go to the next option, that is the third option. We are having N2O. Okay, so if we observe here the structure of N2O, then it is like this. Okay, so if you see clearly here, it can also undergo resonance, right? So if we find the hybridization for the terminal nitrogen, okay, that is for this nitrogen, we can use the formula that the hybridization can also be found from a number of bond pairs plus number of lone pairs. Okay, in bond pairs we consider only the sigma bond. Okay, so for this terminal nitrogen, if we consider, the hybridization will be equals to how many bond pairs are there? As you see here, it is forming 3 bonds. That means 1 sigma triple bond. So 1 sigma and the other 2 are pi bonds, right? So clearly only we consider sigma bond. So 1 bond pair, and how many lone pair is there? 1 lone pair. So the value comes out to be 2. That means it is sp hybridized. Okay, the terminal nitrogen. Now coming to this central nitrogen, we can clearly see that it has how many bond pairs? 2 bond pairs. Okay, this side 1 sigma and this side also 1 sigma. So clearly 2 sigma and there is no lone pair. That means it is also sp hybridized. Okay, now coming to the oxygen. Here oxygen is making 1 sigma and it is having 3 lone pairs. Okay, so the value comes out to be 4. That means it is clearly sp3 hybridized. Okay, let's go to the last option, that is regarding CO. Okay, so let us apply the steric number formula, that is half into number of valence electrons of carbon, that is 4. No charge, no monovalent atoms are there. Okay, so the value comes out to be 2. That means it is sp hybridized. Okay, so in the question it has asked us about sp2 hybridization. So clearly sp2 we got in the case of SO2. So that is second option is the correct answer. Thank you.